Hello, students. Welcome to this series where economic survey will be discussed, keeping in mind that you all are beginners. Economy के लिए the most difficult part is which source to rely. कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़ें? Because economy एक ऐसी subject है जो बहुत dynamic है. चीज़ें हमेशा change होते रहती हैं. It's not static like history. एंड दैट इज़ वाई कभी कभार स्टूडेंट्स को इकोनॉमी पढ़ने में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं बिकॉज ए इट्स टेक्निकल इन नेचर एंड बी इट्स वेरी मच डायनेमिक इन नेचर और इसी की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है इज़ रीड द इकोनॉमिक सर्वे। अब ये इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है? तो इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली एक सर्वे होता है, एक एनालिसिस होता है कि आखिरकार इंडिया की इकोनॉमी कैसी चल रही है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या क्या होना चाहिए जिससे इंडिया की इकोनॉमी और बढ़िया चले। सो सर्वे, economic survey basically gives a 360-degree comprehensive analysis about every small to major thing which is happening in our economy। मतलब एक तरीके से आपकी बॉडी का फुल चेकअप हो जाए, जहाँ पे बॉडी के हर एक 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 छोटे से छोटे पार्ट्स का क्या है, कैसा है, अच्छा है, खराब है, क्या प्रॉब्लम है, वो सब बता देता है। इसीलिए सर्वे इज लाइक एन एक्सरे ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इट कंप्लीटली deconstructs every small nuances about India's economy, and that is why it becomes a very important textbook for any aspirant studying for any exam। और इसके वेटेज भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन सर्वे पढ़ना ऑब्वियसली इट्स अ चैलेंजिंग थिंग, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट जिनका अभी इकॉनमी स्टार्ट हुआ है या उतने अच्छे से नहीं हुआ है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो सर्वे का सीरीज होगा, जहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज इकोनॉमिक सर्वे को कंप्लीट करेंगे और चैप्टर वाइज सर्वे को कंप्लीट करेंगे कीपिंग इन माइंड कि आपका इकोनॉमी का बेसिक्स बहुत ही कम है अभी या तो नहीं है, सो दैट आपको भी थोड़ा सा इस सर्वे के बारे में आइडिया मिल सके। द ऑब्जेक्टिव इज कि यू शुड हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट सर्वे चैप्टर वाइज। एक तो सर्वे का समरी आता है जिसमें सारे चैप्टर्स का एक समराइज वर्जन आता है, वो तो शायद आपने अभी तक देख ही लिया होगा। बट सर्वे को अच्छे से समझना, तभी आप समझ सकते हो हाउ ब्यूटिफुल दिस बुक इज, दिस डॉक्यूमेंट इज। और इसीलिए एक एक चैप्टर को समझना, उसी से आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाते हो और तभी आपकी इकोनॉमी की जो एक कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर है वो आपको समझ में आती है। इसीलिए हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को चैप्टर वाइज कवर करेंगे इन अ वेरी शॉर्ट क्रिस्प मैनर, सो दैट आपको ये चीज़ें आसान लगे और साथ ही साथ यू आर एबल टू फुलफिल एग्जाम का जो डिमांड है, जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, वो भी आपका इससे फुलफिल हो जाए। इकोनॉमी सर्वे में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन जो सबसे पहला चैप्टर है सर्वे का, वो एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है। वो बेसिकली बताता है कि आखिरकार इकोनॉमी आज भारत की कैसी चल रही है। इसका एक पूरा एनालिसिस दे देता है। जैसे मतलब मान लीजिए आपका बॉडी कैसा है, इसका मैं एक समरी दे दिया। फिर बॉडी में आपका ब्रेन कैसा काम कर रहा है, उसका एक अलग रिपोर्ट है। आपके शोल्डर्स कैसे हैं, आपके बोन्स कैसा है, उसका एक अलग रिपोर्ट हो गया। आपका लिवर कैसा है, उसका एक अलग रिपोर्ट हो गया। तो वैसे इकोनॉमी का सर्वे का जो पहला चैप्टर है वो एक ओवरऑल एनालिसिस बताता है कि हाउ हेल्दी योर बॉडी इज, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच योर बॉडी माइट बी फेसिंग, एंड देन एक एक बॉडी के पार्ट्स का डिटेल एनालिसिस वो चैप्टर वाइज करता है। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे बाद आगे जाकर। बट अभी हम लोग सबसे पहले पहला चैप्टर जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी को एक जनरल पर्सपेक्टिव से समझाने का काम करता है कि ओवरऑल ब्रॉडली इंडिया की इकोनॉमी आज कैसी चल रही है। और उसी में जो सबसे पहला डिस्कशन सर्वे करता है फर्स्ट चैप्टर में, वो है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। और यहीं से सर्वे ये कहता है कि आज जब ये सर्वे तैयार किया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है, आज रियली वर्ल्ड इकोनॉमी एक बहुत बड़े चैलेंज से गुजर रही है, एक ट्रांजिशन से गुजर रही है, एक क्योस से गुजर रही है, एक टर्बुलेंस से गुजर रही है, एक अनसर्टेनिटी से गुजर रही है, जहां पे ग्लोबल इकोनॉमी की दिशा क्या होगी इसको समझना ये बहुत मुश्किल है। और इसका एक जो सबसे बड़ा रीजन है वो है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप की जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज रही है, क्योंकि हमेशा से हमें लगता था कि अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो चाइना से आ रहा है, इसलिए यूएस हमेशा चाइना पे फोकस करेगा और वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन आज यूएस जो है
ये इंडिया को ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा है एज कम्पेयर टू चाइना। इनफैक्ट चाइना के ऊपर आज जो ये टैक्स लगाया है, चाइना के सामान अगर अमेरिका में जाते हैं उस पर 30% है और इंडिया के ऊपर 50% है। ये एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग डेवलपमेंट है जो हमने कभी सोचा नहीं था। और आज इसी ट्रंप की जो टैरिफ वॉर है, जो हर एक कंट्री के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है और तमाम तरीके से जो ट्रंप कर रहे हैं, और क्योंकि यूएस आज वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इकॉनमी है, सबसे बड़ी इकॉनमी है, और इसलिए यूएस अगर ऐसा कुछ करता है तो वर्ल्ड के ऊपर इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। और यही चीज़ सर्वे कहने का काम कर रहा है कि आज ये इंडिया की इकॉनमी जो है वो भी आज इसकी वजह से प्रॉब्लम में आ रही है। और केवल इंडिया की इकॉनमी नहीं, ग्लोबली हर एक कंट्री आज इस चैलेंज से गुजर रहे हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में सर्वे कहता है कि आज जिस तरीके से ये हालात बनी हुई है, आज वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट जो है उसका रिसर्जेंस देखने को मिला है, इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट का। अब ये इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट क्या होता है? सर्वे ये कह रहा है कि आज जब दुनिया में इस तरीके से टेंशन्स हैं, अमेरिका अपने एस्पिरेशंस हैं, चाइना अमेरिका को हटाना चाहता है, रशिया का अपना अलग एम्बिशन है यूक्रेन के साथ, इस कॉन्टेक्स्ट में आज दुनिया में एक चीज देखने को मिला है विच इज रिवाइवल ऑफ इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट। अब इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था कि अगर एक कंट्री ए है और ये कंट्री बी है, ये दोनों चाहते थे आगे बढ़ना, तो ए चाहता था कि मैं भी आगे बढ़ूं और बी चाहता था कि वो भी आगे बढ़े। ए को इससे कोई दिक्कत नहीं था कि बी आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। बी अगर आगे बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है। मतलब ए को ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि मैं बी के साथ अपने आप को कंपेयर करूं। ए अपना ग्रोथ देख रहा था, बी अपना ग्रोथ देख रहा था, और दोनों एक दूसरे के ग्रोथ में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं ला रहे थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट जिसको हम कहते हैं, कि ए आगे बढ़ना चाह रहा है लेकिन वो अपने आगे बढ़ने के लिए बी को रोकना चाह रहा है, वो बी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहा है, वो बी को यूज करना चाह रहा है सो दैट ए अपना ग्रो कर सके। इसको कहते हैं इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट। तो इकोनॉमिक पॉलिसी जब आप बनाते हो तो इसका फोकस होता है कि मैं अपना विकास कैसे कर सकूं। इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट होता है कि मैं अपना डेवलपमेंट कैसे कर सकूं दूसरे का लॉस करके, दूसरे को बर्बाद करके, दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट करके, दूसरे देश के लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट करके। जैसे यूएस, यूएस जो है वो क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल है, उसके एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि तेल आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। और अब अमेरिका इस चीज को कर सकता था अपने देश के अंदर ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके, लेकिन अमेरिका ने क्या किया, वेनेजुला के माद्यूरो को कैप्चर कर लाया, और आज वेनेजुला की जो पूरी रिसोर्स है वो अमेरिका की हो चुकी है। इसी को कहते हैं इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट। व्हेन यू वांट टू ग्रो by looting others, by plundering others, by creating problem for others. फॉर एग्जाम्पल अमेरिका कहता है ईरान से तेल मत खरीदो, सैंक्शन लगा देंगे। रशिया से मत खरीदो, सैंक्शन लगा देंगे, क्योंकि रशिया से आप वेपन क्यों खरीद रहे हो, मेरे से वेपन खरीदो। इसी को कहते हैं इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट। और इसी चीज को इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि इसी चीज का आज रिवाइवल देखने को मिल रहा है, जहां पे आप अपने इकोनॉमिक पर्पस को स्ट्रेटेजिक एंड के लिए, मतलब अपने फॉरेन पॉलिसी के लिए यूज करते हो। और यही चीज इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट बता रहा है, जो आज ग्लोबली हर जगह रिवाइव होते हुए दिख रहा है। और ये इंस्पायर्ड है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जहां पे कौटिल्य ने कहा था कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो दूसरे कंट्री का रिसोर्स आपको जरूर कैप्चर करना पड़ेगा। और इसीलिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया था कि नेबर जो है वो हमारा नेचुरल एनिमी है, बिकॉज अगर आपको अपना विकास करना है तो दूसरे देश का रिसोर्स आपको लूटना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। और यही कड़वा सच है जिसको कौटिल्य कहना चाहते हैं, और आज ये वापस से रिवाइव होते हुए दिख रहा है। बिकॉज इसके पहले आपको पता है कि हम लोग एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जी रहे थे, जहां पे सब अपना अपना ग्रो कर रहे थे, सब मिलजुल कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। बट आज जिस तरीके से वर्ल्ड है, वहां पे हर एक कंट्री अपना देख रहा है, दूसरे के बारे में किसी को कोई फर्क नहीं है। दूसरा कंट्री को प्रॉब्लम करो, अपना आगे बढ़ाओ। जैसे यूएस जो है वो चाइना को रोकने के लिए सेमीकंडक्टर बैन कर दिया, चाइना इंडिया को रोकने के लिए रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स जो है जिससे हम अपने डिफेंस को बना सकते हैं उसको रोक दिया। तो इस तरीके से जो एक नेगेटिव फीलिंग से आज इकोनॉमिक ग्रोथ को फोकस किया जा रहा है, एक कैसे डिस्ट्रप्शन लाया जा रहा है, इसका रीजन है इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट।
और इस इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट क्यों बढ़ रहा है आज दुनिया में? क्योंकि नेशनलिज्म, जो देशभक्ति है, वो काफ़ी स्ट्रांग है। अब देशभक्ति दो तरीके से हो सकती है। एक तो हो सकता है कि आप अपने देश को प्यार कर सकते हो और दूसरे देश को भी आप नफरत नहीं करते हो। अल्ट्रा नेशनलिज्म का मतलब आप अपने देश को प्यार करते हो लेकिन दूसरे देश को नफरत करते हो। और आज इसी की वजह से एंटी इमिग्रेशन वेव पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। ग्लोबल ट्रेड इम्बैलेंस, आज जिस तरीके से चाइना ग्रो किया है, सभी कंट्री को अब लग रहा है कि ये जो पूरा ट्रेड में बढ़ोतरी है वो केवल चाइना को फायदा पहुंचाया है, बाकी कंट्री का लॉस है। और इसलिए अब बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो एक तरीके से अपने दरवाजे को बंद कर रहे हैं, वो चाइना के साथ बिजनेस नहीं करना चाह रहे हैं। आज जो ग्लोबल नॉर्म्स है, क्योंकि आज एक तरीके का जो वर्ल्ड है उसमें आज बहुत सारे कंट्रीज हैं। पहले एक ज़माने में अमेरिका का एक तरफा राज हुआ करता था, आज मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं। लेकिन इस मल्टीपोलर वर्ल्ड को कैसे गवर्न किया जाए, इसके जो रूल्स हैं, इसके जो नॉर्म्स हैं, इसको कौन बनाएगा? यूनाइटेड नेशन या WTO? आज ये खुद ही क्राइसिस में है, जिसकी वजह से आज इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिकॉज जो रूल्स मेकिंग इंस्टीट्यूशंस थे, दे आर सफरिंग फ्रॉम अ बिग चैलेंज। और जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसे ईस्टर्न यूरोप में रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, वेस्टर्न एशिया में जो देख सकते हैं अमेरिका ईरान को धमकी दे रहा है, इजराइल ईरान के बीच में टेंशन। तो इन तमाम ड्राइविंग फैक्टर्स की वजह से आज ग्लोबली इकोनॉमी जो है डिस्टर्ब हो रहा है, ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट हो रहा है और इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है। सर्वे कहता है कि अब भारत को क्या करना चाहिए? तो सर्वे कहता है कि देखिए, भारत जो है वो इस तमाम डिस्रप्शन में, इस तमाम प्रॉब्लम में, भारत की इकोनॉमी अभी तक काफ़ी रेजिलियंट है, मतलब संभल के चल रही है, स्टेबल है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमें नहीं देखने को मिल रहा है और इसके रीजंस क्या हैं वो हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन सर्वे कहता है कि इसका ये मतलब नहीं कि हमें अपने कंफर्ट जोन में चला जाना पड़ेगा। इसके लिए सर्वे एक वर्ड यूज करता है जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी, सर्वे कहता है कि अगर भारत को इस केओटिक, इस प्रॉब्लमेटिक वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो हमें एक नया चीज प्राप्त करना पड़ेगा जिसको स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी कहते हैं। स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी का मतलब फ्रेंड्स कि अगर आप कुछ भी ऐसा चीज बना रहे हो जिसको कोई और देश बना ही नहीं सकता है, तो आप हमेशा से ग्लोबल ऑर्डर में रेलेवेंट रहोगे, आप हमेशा से वर्ल्ड के सामने एक रिस्पेक्टेड कंट्री रहोगे। जैसे आज देखिए, अमेरिका क्यों भारत को इतने हल्के में ले रहा है? बिकॉज अमेरिका को लगता है कि भारत के पास ऐसा कोई भी गुड और सर्विस नहीं है जो अमेरिका कहीं और से ना खरीद सकता है। लेकिन चाइना के साथ देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स है, तो आज अगर आप चाइना से प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो चाइना क्रिटिकल मिनरल को बेचने से मना कर देगा और क्रिटिकल मिनरल का ऑल्टरनेटिव ढूंढना ये बहुत मुश्किल है। तो इसलिए सर्वे कहता है कि अगर आज आप अपने आप को रेलेवेंट बना के रखना चाहते हो तो इसलिए आपको केवल डोमेस्टिक इकोनॉमी अच्छा रहे उससे खुश नहीं होना है, रादर आपको दुनिया के लिए कुछ ऐसा गुड और सर्विस बनाना है जो केवल आप ही बना सकते हो, कोई और नहीं बना सकता है। इसी को कहते हैं इनडिस्पेंसिबिलिटी, मतलब नो ऑल्टरनेटिव, नो अदर कंट्री कैन प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर गुड और सर्विस जो आप बना रहे हो। और इसीलिए सर्वे कहता है कि भारत को इसी तरीके से स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी को अचीव करना पड़ेगा, तभी हम इस दुनिया के कोअर्शन, जो एक तरीके से बुलिंग है, जो ब्लैकमेलिंग है, इससे हम बच सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर के बाद इकोनॉमिक सर्वे जो है वो अपने चैप्टर नंबर 1 में डोमेस्टिक इकोनॉमी के बारे में बात करता है कि आखिरकार भारत की इकोनॉमी इस समय एट प्रेजेंट किस तरीके से चल रही है। इसमें सबसे पहले जीडीपी के ग्रोथ फोरकास्ट के बारे में बात करता है सर्वे और कहता है दैट FY26 जो इस करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें आवर रियल जीडीपी ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी 7.4%। मतलब हमारा जो जीडीपी का मतलब सिंपल फ्रेंड्स इनकम होता है कि देश का इनकम कितने से ग्रो कर रहा है। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में इस करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारा नेशनल इनकम लगभग 7.5% से बढ़ेगा, जो कि आज वर्ल्ड का भारत को फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी बनाता है। बिकॉज किसी भी और बड़े इकोनॉमी का इनकम इतने तेज रेट से ग्रो नहीं कर रहा है। चाइना का आपको पता है 5% है, अमेरिका का लगभग 3% है और यूरोप का तो इससे भी कम है। और ये लगातार चौथी बार है जब भारत जो है वो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन के उभरा है।
अब इसके बाद आखिरकार क्या ऐसा फैक्टर है जिससे भारत की इकॉनमी आज इतने अच्छे से ग्रो कर रही है? उसका पहला रीजन जो इकोनॉमिक सर्वे कहता है वो है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में सर्वे कहता है। अब ये जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये क्या होता है फ्रेंड्स, कि देखिए जैसे आपकी इकॉनमी में बहुत सारे चीज़ें होती हैं। एक जो भारत की इकॉनमी में सबसे बड़ा चीज़ है वो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब कि जो आप रेस्टोरेंट जाते हो, आप शूज़ खरीदते हो, आप कपड़े खरीदते हो, दो तरीके से आप एक्सपेंडिचर करते हो। एक एक्सपेंडिचर आप कर सकते हो कंजम्पशन के ऊपर। कंजम्पशन का मतलब आप इमीडिएट चीज़ों के लिए कुछ कर रहे हो, मतलब आपको भूख लगा आप रेस्टोरेंट चले गए। ये आप कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर रहे हो, ये आप शॉर्ट टर्म अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो, इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने एक डिजिटल बोर्ड खरीद लिया, आपने एक घर बना लिया, तो वो घर आप आज एक साल के लिए नहीं बना रहे हो, ये एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए आप बना रहे हो, तो वैसे गुड्स को हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। और उस पे जो आप खर्च करते हो उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सरकार जब स्कूल बनाती है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। फैक्ट्रीज जब मशीन खरीदती है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। आप जब घर खरीदते हो इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। दूसरी तरफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है जहां पे आप कंजम्पशन गुड्स या सर्विस खरीदते हो जो आप इमीडिएट सेटिस्फैक्शन के लिए खरीद रहे हो। आपने एक कपड़ा खरीदा, ये आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं खरीदते हो 15 साल के लिए, ये आप अपने शॉर्ट टर्म डिजायर्स को फुलफिल करते हो। और इंडिया में लगभग जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का एक सबसे बड़ा रीजन है वो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बिकॉज जब तक आप खर्च नहीं करोगे तो आप बनाओगे क्या, कंपनीज बनाएगी क्या। तो इसलिए अगर इंडिया में खर्च लोग ज्यादा कर रहे हैं उसकी वजह से इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होगा, और डिमांड क्रिएट होगा तो फैक्ट्रीज नए नए फैक्ट्री बनाएंगे जिससे फर्दर जॉब्स क्रिएट होगा और देश की ग्रोथ बढ़ेगी। इसीलिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का स्ट्रांग होना, आगे बढ़ना, इसका इंक्रीज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज अगर आप खर्च नहीं करोगे तो ग्रोथ कभी हो ही नहीं सकता है। और इस एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है कि हमारा जो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है आप देख सकते हैं ये लगातार इंक्रीज कर रहा है। विच मीन्स लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जो बताता है कि लोगों के पास पैसा है। बिकॉज जब पैसा नहीं तो आप खर्च कैसे करोगे। तो इसीलिए इंडिया की इकॉनमी जो है आज वो काफी अच्छी इसलिए परफॉर्म कर रही है बिकॉज जो हमारा कंजम्पशन है, जो लोगों की खर्च करने की एबिलिटी है वो बढ़ रही है। और अगर मैं बात करूं कि FY26 का मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे जीडीपी का बताया जा रहा है वो पिछले 12-13 साल में सबसे हाईएस्ट पे पहुंच चुका है, जो कि 61.5% ऑफ जीडीपी है। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड डेवलपमेंट। ये बताता है कि भारत का जो कंजम्पशन है वो काफी रोबूस्ट है। कंजम्पशन के अलावा आपको पता है दूसरा खर्च क्या होता है, वो होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, जिसको हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, जिसको हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। और ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये बेसिकली बताता है कि इकोनॉमी में कंजम्पशन के अलावा लोग कैपिटल गुड्स पे कितना खर्च कर रहे हैं। कौन कौन खर्च कर सकता है, जैसे मैं एक घर खरीद सकता हूँ, कोई कंपनी एक मशीन खरीद सकती है, सरकार स्कूल बना सकती है। जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लगभग 27% पे था, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं वो हमारा 30% पे पहुंच चुका है। मतलब जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो टोटल इकोनॉमी में इस फाइनेंशियल ईयर में 30% ऑफ जीडीपी में होगा, जो लास्ट ईयर हमारा 27-28% के लगभग रहता था। विच मीन्स अगेन इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज देखने को मिला है। और जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। बिकॉज आज आप स्कूल बनाते हैं तो उसका फ्यूचर में बहुत बड़ा फायदा इकोनॉमी को पहुंचता है। और हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, क्योंकि तीसरा जो होता है कि आप इंडिया में चीज बनाते हो बट इंडिया में नहीं बेचते हो, उसको बाहर बेचते हो। तो इंडिया के लोग खर्च नहीं कर रहे, बाहर के लोग खर्च कर रहे हैं। और बाहर के लोग खर्च करेंगे तो ऑब्वियसली पैसा तो इंडिया में ही आएगा। इसलिए देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को समझने के लिए हमें केवल ये नहीं देखना होता है कि इंडियंस कितना खर्च कर रहे हैं, वो चाहे कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हो, कैपिटल पे खर्च कर रहे हैं, बट बाहर के लोग इंडिया पे कितना खर्च कर रहे हैं, या इंडियंस बाहर की चीजों को खरीदने में कितना खर्च कर रहे हैं। बिकॉज अगर बाहर के लोग इंडिया से खरीदेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इंडियंस बाहर से खरीदेंगे तो ये हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। बिकॉज वो सामान बाहर बना है तो वहां पे फैक्ट्री होगा, वहां जॉब्स क्रिएट होगा। इसलिए एक्सपोर्ट का बढ़ना ये बहुत जरूरी है। और आज एक्सपोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है बिकॉज ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा दिया है।
लेकिन इसके बावजूद जो भारत का एक्सपोर्ट है गुड्स एंड सर्विस का, वो लगभग 5.9% से बढ़ा है। मतलब हमारा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो पहले इस फाइनेंशियल ईयर का पहला 6 महीना था, उसमें आप देख सकते हैं 5.9% से बढ़ा है। और अगर मैं एवरेज की बात करूं, जो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है वो 2.5% से है पिछले 4 साल का। तो एवरेज से भी ज्यादा तेज रेट से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, खासकर उस समय जब ट्रंप ने टैरिफ लगा रखा है। और इसके दो रीजन है, सर्वे कहता है। पहला, जो इतना अच्छा ग्रोथ रेट एक्सपोर्ट में देखने को मिला है, इसका सबसे बड़ा रीजन है सर्विस एक्सपोर्ट जो है वो काफी बड़ा है। सर्विस का मतलब जो आईटी सेक्टर का हमारा एक्सपोर्ट है, जो हमेशा से हमारा बहुत स्ट्रांग रहा है, वो अभी भी उतना स्ट्रांग रहते हुए दिखा है। और दूसरा, जो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन है, कि ऑल्दो अमेरिका ने तो 50% टैरिफ लगा दिया, बट अब हम यूरोप के साथ एफटीए कर चुके हैं, ओमान के साथ एफटीए कर चुके हैं, यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं। इसकी वजह से अमेरिका के उस प्रॉब्लम को बहुत हद तक हम कंपेंसेट कर पा रहे हैं। मतलब एक्सपोर्ट अच्छा दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट 30% है, जो कि ऑब्वियसली कम है, 35% हमारा मिनिमम होना चाहिए। लेकिन इस हालात में जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, कोई निवेशक क्यों निवेश करेगा, कोई क्यों नया फैक्ट्री खोलेगा जब पता ही नहीं कि वर्ल्ड में आज क्या चल रहा है। तो इस प्रॉब्लमेटिक वर्ल्ड में, अनसर्टेन वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट का बढ़ना, ये बहुत हद तक इस समय ठीक है। ऑल्दो एक्सपेक्टेशन जो है, हमारा जो पोटेंशियल है, वो और ज्यादा है। अगर मैं सेक्टोरल एनालिसिस की बात करूं, तो सर्वे जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा काम कर रहा है, इंडस्ट्रीज कैसे काम कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग कैसे काम कर रहे हैं, इन तीनों के बारे में बात करता है। आगे जाकर सर्वे इन तीनों के ऊपर एक एक चैप्टर भी डेडिकेट किया, जिसमें एग्रीकल्चर को डिटेल में समझाया है, इंडस्ट्रीज को डिटेल में समझाया और सर्विसेज सेक्टर को डिटेल में समझाया। बट यहां पे उसका एक समरी दे रहा है। तो अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं, तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट जो है वो आपका 3.1% पे देखने को मिला है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में दो सेक्टर हो गए, एक तो एग्रीकल्चर हो गया, एलाइड सेक्टर हो गया। एग्रीकल्चर में हमारे क्रॉप्स हो गए, राइस, व्हीट, फ्रूट, वेजिटेबल, और एलाइड सेक्टर्स में हमारे हो गए पोल्ट्री, एग्स, फिशरीज, डेयरी। तो ये टोटल एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर जो हमारा विटनेस किया है ग्रोथ, वो लगभग आपका 3.1% से आपका ग्रो किया है। अब 3.1% जो है अगेन एक्सपेक्टेशन से कम है, बिकॉज हमारा जनरली एक्सपेक्टेशन होता है 4% पे। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर 4% से ग्रो करता है तो इकोनॉमी जो है वो 8% से ग्रो करती है। लेकिन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में ग्रोथ जो है वो 3.1% से है, काफ़ी अच्छा है पहले के मुकाबले। बट अभी भी इसमें हमारी प्रॉब्लम दिखते हुए नजर आ रही है। क्या प्रॉब्लम है, क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर 3% से ग्रो किया, क्यों नहीं 4% से ग्रो किया, ये तो हम लोग आगे अगले सेशन में बात करेंगे। अगर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पे जो काफी अच्छी खबर है, वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये सबसे कमजोर सेक्टर है। आज चाइना जिस तरीके से दुनिया में चीजें मैन्युफैक्चर करता है, भारत के मैन्युफैक्चरर्स उसके सामने टिक ही नहीं पाते हैं। हमारे गुड्स कॉम्पिटिटिव हो ही नहीं पाते हैं। अगर इस पेन को भारत में बनाया जाए ऑफ सेम क्वालिटी, और अगर इसको चाइना में बनाया जाए, तो चाइना इसको हाफ ऑफ द कॉस्ट में बना पाता है, बिकॉज उसकी प्रोडक्टिविटी काफी हाई है। इसलिए हमारे सामान कोई खरीदता नहीं है, और इंडियंस में भी हम चाइना के सामान को खरीद लेते हैं। लेकिन रीसेंट टाइम्स में भारत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग को रोबूस्ट बनाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आत्मनिर्भर भारत, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, तमाम तरीके के प्रयास किए हैं। और उसका एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 8.4% से ग्रो किया है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर, विच इज अगेन अ वेरी गुड डेवलपमेंट। बिकॉज आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज 2015-16 से लेकर 2019-20 तक 6% से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो किया है। लेकिन इस बार उस एवरेज को तोड़कर 8.5% से ग्रो करना, ये वाकई में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये क्लियरली बताता है कि आज इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का डिमांड काफ़ी हाई है। बिकॉज कोई फैक्ट्री क्यों ही ज़्यादा बनाएगा, क्यों 8.4% से हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है, मतलब हमारा डिमांड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सर्विस सेक्टर जो सबसे स्ट्रांग है, सर्विस सेक्टर में फ्रेंड्स टूरिज्म आ जाता है, हेल्थ आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, बैंक्स आ जाता है, फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाता है, फिर आपका रियल एस्टेट आ जाता है, फिर आपका पब्लिक सर्विस जो ब्यूरोक्रेसी है वो सर्विस में आ जाता है, आईटी सर्विस, सॉफ्टवेयर सर्विस। और ये भारत का बैकबोन है। अगर मैं बात करूं, देश की टोटल 100 रुपए की कमाई होती है एक साल में, तो लगभग 55 रुपए की कमाई सर्विस सेक्टर से ही आती है। उसके बाद फिर इंडस्ट्री से आती है, फिर एग्रीकल्चर से आती है। इसलिए सर्विस सेक्टर भारत का एक बैकबोन सेक्टर है, और वो हमेशा डिसअपॉइंट नहीं किया जाए, पैंडेमिक आए या कुछ आए, सर्विस सेक्टर हैज ऑलवेज परफॉर्म्ड वेल, एंड दैट्स व्हाई इस फर्स्ट हाफ में भी आप देख सकते हैं सर्विस सेक्टर का एक काफी अच्छा ग्रो करना 9.3% से। तो सर्वे बेसिकली एक तरीके से आप देख रहे हैं सब कुछ अच्छा बताते हुए दिख रहा है।
इसके अलावा अब सेक्टोरल एनालिसिस के बाद सर्वे कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को एनालाइज करता है, जिसमें इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं हमारा जो एक ज़माने में आप देख सकते हैं 2022-23 में 6.7% पे था, वो घटकर 1.7 पे आ चुका है। और आपको पता है कि इंडिया में हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट है 2 to 6%, मतलब इन्फ्लेशन या तो 2 से ज़्यादा होना चाहिए या 6 से कम होना चाहिए। और इन्फ्लेशन तो इनफैक्ट हमारा लोअर थ्रेशोल्ड से भी नीचे जा चुका है 1.7% पे, मतलब इन्फ्लेशन की समस्या काफ़ी कम है। और इन्फ्लेशन कम होना ये बहुत अच्छी है, बिकॉज इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है, और जब चीज़ें महंगी हो जाती है तो एक आम आदमी के लिए चीज़ों को खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है, लोग खरीदते नहीं हैं, तो डिमांड कम हो जाता है। और जब डिमांड कम होगा तो मैं फैक्ट्री का अगर ओनर हूँ तो मैं कोई चीज़ क्यों ही बनाऊंगा जब लोग खरीद नहीं रहे हैं। इसलिए इन्फ्लेशन का कम होना ये एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा जो फिस्कल स्टेबिलिटी है, फिस्कल स्टेबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिस्कल स्टेबिलिटी का मतलब सरकार कितना कर्ज ले रही है। देखिए, कर्ज लेना एक ज़रूरी है। आप कर्ज लेके अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं और उससे आप आईएएस बन जाते हैं, सो दैट कर्ज इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर आप कर्ज लेकर कहीं घूमने चले जाते हैं जिससे आपके लाइफ को कोई फ़ायदा नहीं है लॉन्ग टर्म में, तो उस कर्ज का एक तरीके से कोई इफेक्टिवनेस नहीं रहा। इसीलिए गवर्नमेंट जब भी पैसे बोरो करती है तो उसके लिए दो चीजें हमें ध्यान रखना पड़ता है। एक तो सरकार बोरो करे तो एक सीमित अमाउंट में बोरो करे, बिकॉज फ्यूचर को भी बोरो करना है, आज से अगली जनरेशन उसको भी बोरो करना होगा। अगर आज ही मैं सब कुछ बोरो कर दूं तो अगला जनरेशन को तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट करते करते बीत जाएगा। और दूसरा, अगर मैं बोरो कर भी रहा हूं तो उसको ऐसे जगह खर्च करूं जो प्रोडक्टिव है, जिससे इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिट है। इसी को कहते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब सरकार को कर्ज जो है वो लिमिटेड करना चाहिए, अनलिमिटेड नहीं करना चाहिए, जिसको हम फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं। और ये इस बजट में देखने, इस सर्वे में देखने को मिला। सर्वे ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपने डेप्ट को कम की है, बढ़ाई नहीं है। और साथ ही साथ सरकार ने जो भी कर्ज लिया है उसको क्वालिटेटिव मतलब अच्छे जगह खर्च किया है, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे जीडीपी में जिसका शेयर है 2.6%, वो बढ़कर 4% पे आ चुका है। आप देख सकते हैं 2.6% पे हमारा आपका ये है होता है, 2.6% ऑफ जीडीपी पे हमारा कैपेक्स होता है, जो अब बढ़कर 4% ऑफ जीडीपी पे आ चुका है, विच क्लियरली शोज कि भारत सरकार जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे एक काफी बड़ा फोकस करते हुए दिख रही है। फ्रेंड्स, इसके अलावा इंडिया की इकोनॉमी को इन्फ्लेशन की तरह हमें देखना पड़ता है। इन्फ्लेशन कैसा है, सरकार कर्ज कितना ले रही है, और बैंक्स कितने स्टेबल हैं। बिकॉज अगर बैंक्स कोलैप्स कर जाएंगे, मान लीजिए अगर कल को एसबीआई कोलैप्स कर गया, तो क्या इंडिया की इकोनॉमी को प्रॉब्लम नहीं आएगा? आएगा ऑब्वियसली, इतने लोगों का पैसा जमा है। एसबीआई अगर पैसा नहीं देगी स्टार्टअप को तो स्टार्टअप ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए बैंक्स का स्टेबल होना ये किसी भी इकोनॉमी के स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और उसके लिए बहुत चीजें की गई हैं। फॉर एग्जांपल, रेपो रेट को कट किया गया है। रेपो रेट का मतलब फ्रेंड्स सिंपल भाषा में आप समझिएगा तो आरबीआई किस इंटरेस्ट रेट पे बैंक्स को कर्ज देती है। मान लीजिए कि एसबीआई को पैसा चाहिए तो वो कहां जाएगी? आरबीआई के पास। अब आरबीआई ने उसको कहा कि ठीक है, मैं आपको पैसे दूंगा बट उसके लिए मैं 6% इंटरेस्ट लूंगा। तो अगर एसबीआई को आरबीआई से कर्ज लेने में 6% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली एसबीआई आपको कर्ज जब देगी तो 6% से ज्यादा पे देगी। लेकिन इस फरवरी 2025 से लेके अभी तक लगभग 1.25% का इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने कट किया है। मतलब अगर पहले एसबीआई को 6% देना पड़ रहा था तो अब उसको केवल 4.75% देना पड़ रहा है। तो क्योंकि एसबीआई के लिए पैसा लेना आसान हो गया है तो एसबीआई आपको भी पैसे आसान तरीके से देगी। और जब आपको पैसे आसान तरीके से देगी तो आप नए फैक्ट्रीज लगाओगे, आप नए घर खरीदोगे। इसके अलावा आरबीआई ने बहुत सारे पैसे को भी इकोनॉमी में डालने का काम किया है, जिससे इकोनॉमी में पैसे काफी ज्यादा बढ़ गया है। बिकॉज इस समय आपको पता है ग्रोथ को, क्योंकि ग्रोथ हमारा कितना बताया गया, 7.4%। हमारा ग्रोथ का जो टारगेट है वो मिनिमम 8% पे है। और ग्रोथ के लिए तभी चीजें हो पाएंगी जब फैक्ट्री के लिए पैसा लेना आसान हो जाएगा। और हम पैसा लेते कहां से? बैंक से। तो बैंक्स के पास पैसा होना जरूरी है, इसलिए इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई चार्ज करती है वो कम कर दी है। और साथ ही साथ आरबीआई ने बहुत सारे तरीके से बैंक्स को पैसा देने का काम किया है, जिसमें कैश रिजर्व रेशियो को कट कर दिया गया है, ओपन मार्केट ऑपरेशन से लगभग 7 लाख करोड़ पैसा दिया गया है, और फॉरेक्स स्वैप को भी कंडक्ट किया गया है, जिससे लगभग $25 बिलियन का पैसा इकोनॉमी में डाला गया है। जो बैंक्स का ग्रॉस एनपीए है, ग्रॉस एनपीए का मतलब फ्रेंड्स कि बैंक ने मान लीजिए मुझे लोन दिया है,
अब मैं लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा, लेकिन अगर मान लीजिए मैं लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करता ही नहीं हूं, तो वो जो बैंक ने मुझे पैसा दे रखा था और बैंक को लग रहा था कि वो उसके लिए एक एसेट है, मतलब उसको ये फायदा पहुंचाएगा, फायदा मतलब इंटरेस्ट, लेकिन अगर उस लोन का इंटरेस्ट पेमेंट मैं दे ही नहीं रहा हूं, तो बैंक के लिए वो एसेट जो है वो नॉन एसेट हो चुका है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग हो चुका है। मतलब उस एसेट से जो रिटर्न बैंक को आना था इंटरेस्ट पेमेंट का, वो नहीं आ रहा है। मतलब वो बैंक का जो एसेट है वो प्रॉब्लम में जा चुका है। और ऐसे एसेट्स का बढ़ना ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। लेकिन अगर आप बैंक्स का देखेंगे, जो टोटल एनपीए है इस तरीके के प्रॉब्लमेटिक एसेट्स हैं, उसका रेशियो 2.2% पे है। मतलब आउट ऑफ 100 लोन केवल ऐसे 2.2% लोन्स हैं जो नॉन परफॉर्मिंग हो चुके हैं, जिसका इंटरेस्ट पेमेंट नहीं आ पा रहा है या प्रिंसिपल पेमेंट नहीं आ पा रहा है, जो एक जमाने में लगभग 11% था। तो ये बताता है कि बैंक्स जो अगेन एक बैकबोन है वो भी स्टेबल है यहाँ पे। और जो एक्सटर्नल सेक्टर है, हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वो भी कुछ हद तक स्टेबल है। लेकिन यस, हेडविंड्स, हेडविंड्स का मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं। तो सर्वे कहता है कि एक्सटर्नल सेक्टर जो भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, हमने देखा था एक्सपोर्ट हमारा 7% से बढ़ा है, तो एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबल है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी दिखते हुए नजर आ रहा है। स्टेबल क्यों है? बिकॉज हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो आरबीआई अपने पास रिजर्व बना के रखती है, उससे हम 11 महीने का इंपोर्ट कर सकते हैं। जो भी चीज हम बाहर से खरीद रहे हैं, उसको हम आने वाले 11 महीने तक बिना कोई टेंशन के खरीद सकते हैं। बिकॉज इतना डॉलर का, क्योंकि बाहर से खरीदने के लिए आपको डॉलर चाहिए, और डॉलर का रिजर्व इस समय आरबीआई के पास लगभग 11 महीने का है। इसके अलावा हमने यूके, ओमान, न्यूजीलैंड, ईयू, इन तमाम कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने का भी काम किया है। लेकिन कुछ हेडविंड्स हैं। हेडविंड्स क्या हैं? कि हमारा जो एक्सपोर्ट 7% से बढ़ा था, जो काफी अच्छी बात है, लेकिन इससे ज्यादा रेट से इंपोर्ट बढ़ गया है। मतलब जितना चीज हम बाहर बेच रहे हैं, उससे कई गुना तेज रेट से इंडियंस बाहर से चीजें खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो हमारा एफडीआई एफपीआई है, एफडीआई का मतलब जो इन्वेस्टमेंट है, और एफपीआई का मतलब जो लोग बाहर से इंडिया के शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी नेट बेसिस पे, नेट बेसिस मतलब जो इंडियंस बाहर इन्वेस्ट करते हैं और जो बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, वो नेट हो गया। वो नेट एफडीआई और नेट एफपीआई नेगेटिव है, जिसकी वजह से अगेन हमारे पास डॉलर की शॉर्टेज हो सकती है। रेमिटांस, जो इंडियंस बाहर काम करके इंडिया वापस पैसा भेजते हैं, वो डॉलर में आता है, वो भी कम हो सकता है। बिकॉज देख सकते हैं ट्रंप एंटी इमिग्रेशन कह रहा है, इंडियंस को आने से रोका जा रहा है। तो अगर हम लोग बाहर जाएंगे ही नहीं, तो बाहर से कमाकर इंडिया में पैसा क्या आएगा? और साथ साथ रूपी जो है वो डेप्रिशिएट किया है, आपको पता है, देख सकते हैं $1 जो है वो 92 रुपीज पे पहुंच चुका है। तो ये भी एक प्रॉब्लम की बात है। इसलिए सर्वे कहता है कि एक्सटर्नल सेक्टर जो है वो स्टेबल है, बिकॉज हमारे पास एक सिग्निफिकेंट रिजर्व है, और ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू हम एक्सपोर्ट को और बढ़ा सकते हैं। और इसके बावजूद जो हेडविंड्स हैं वो भी काफी स्ट्रांग हैं। ये सारे चैलेंज है, जिसकी वजह से मतलब सिंपली एक्सटर्नल सेक्टर का स्टेबल का रहने का मतलब कि डॉलर है कि नहीं है मेरे पास। तो डॉलर को या तो कमाना होता है अपने चीजों को बाहर बेचकर, बाहर से इन्वेस्टर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करवाकर, क्योंकि वो बाहर से अगर इंडिया में फैक्ट्री खरीदते हैं तो वो डॉलर में इंडिया में पेमेंट करते हैं। तो इन चीजों से भारत की इकोनॉमी में डॉलर आता है। तो इसलिए एक्सटर्नल सेक्टर का स्टेबल रखने का मतलब कि क्या हम नेट बेसिस पे डॉलर कमा पा रहे हैं? जो डॉलर हम बाहर भेज रहे हैं, डॉलर हम, क्योंकि डॉलर एक ऐसी करेंसी है फ्रेंड जो हम प्रिंट नहीं कर सकते हैं। इसकी अगर रुपी की बात होती, क्योंकि एक्सटर्नल ट्रेड हमारा रुपी में नहीं होता है, डॉलर में होता है। अगर रुपी में होता तो आरबीआई रुपी प्रिंट कर देती, कोई दिक्कत ही नहीं है। डॉलर को एक प्रीशियस एसेट है, इसलिए डॉलर इंडिया से, जब भी ये मान लीजिए पेन में अमेरिका से खरीदता हूं, तो मुझे डॉलर में पेमेंट करना होता है। और अगर मैं पेन ये बाहर बेचता हूं तो मैं डॉलर अर्न करता हूं, इंडिया अर्न करता है डॉलर। इसलिए एक्सटर्नल सेक्टर का स्टेबल होना मतलब वेदर माई नेट डॉलर अर्निंग इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये बता रहा है कि स्टेबल है, एज सच कोई डॉलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे हेडविंड भी आपका आ सकता है। इसके अलावा लेबर मार्केट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देख सकते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, बेरोजगारी दर जो है, वो 5.4 था, घटकर 5.2 पे आ चुका है। और Q3 जो इस करंट क्वार्टर है, आप देख सकते हैं अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, इस जो लास्ट क्वार्टर था Q3 FY26 का, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.9% पे आ चुका है, which is again a very very positive development, which means India's economy में जॉब क्रिएशन भी होते हुए दिख रहा है। और जितना ज्यादा लोगों के पास जॉब होगा, उतना ज्यादा हम अपने यंग वर्कफोर्स को एक डिग्निफाइड लाइफ दे सकते हैं, उतना ज्यादा लोगों के पास कंजम्पशन हो सकता है,
और तभी इंडिया की इकॉनमी जो है वो आने वाले समय में ग्रो कर सकती है। और इसके दो रीजंस हैं क्यों अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा इतना कम हो रहा है। बिकॉज लेबर कोड्स आपको पता होगा, शायद आपने न्यूज़ फॉलो किया होगा, जो ऐतिहासिक 4 लेबर कोड्स गवर्नमेंट ने एनफोर्स किया है, उसकी वजह से फैक्ट्री के लिए लेबर को हायर करना ये बहुत आसान हो चुका है। और स्किलिंग इनिशिएटिव्स की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, और उसी का नतीजा है दैट आज इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम होते हुए दिख रही है। सोशल सेक्टर जो हमारा एक तरीके से हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से कितने लोग नीचे रह रहे हैं, उसमें भी एक सिग्निफिकेंट डिप देखने को मिला है एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। और साथ ही साथ हमारा जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो कम हुआ है। जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, कितने बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, वो इंक्रीज हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो भी इंक्रीज हुआ है। मतलब ये जो ग्रोथ है ये इंक्लूसिव है, और इसी का रीजन है कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, जहां पर 2005-6 में इंडिया में लगभग 55% लोग गरीब थे, आज वो वैल्यू घटकर 16.4% पे आ चुकी है। मतलब एट प्रेजेंट ओनली आउट ऑफ 100 इंडियंस 16.4% ऑफ पीपल जो आज मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। अब ये क्या होता है इसको तो कहीं और मैं आपको समझाने का काम करूंगा, बट एक तरीके से सर्वे ये कहना चाहता है कि इंडिया की ग्रोथ आज हो रही है, लेकिन वो ग्रोथ सबका साथ सबका विकास मॉडल पे है, जिसकी की वजह से ये इंक्लूसिव ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फाइनली सर्वे कंक्लूड करते हैं कि क्या आउटलुक है, क्या वे फॉरवर्ड है। उसमें सर्वे कहते हैं कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा ग्रोथ रेट है वो और अच्छा हो सकता है, बिकॉज इस साल तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन रहा। अगले साल हमारी इकॉनमी जो है वो हो सकता है एडजस्ट कर सके, बिकॉज इस साल तो आपको पता है ट्रम्प की टैरिफ की वजह से तमाम डिस्ट्रप्शंस हुए, लेकिन अब अगले साल इस डिस्ट्रप्शंस के बाद हम चीज़ों को स्टेबल करेंगे, एडजस्ट करेंगे उन चीज़ों के साथ। और इसी कॉन्टेक्स्ट में सर्वे कहते हैं कि देखिए प्रॉब्लम तो है आज दुनिया के सामने, बहुत तरीके के चैलेंजेस हैं, लेकिन डोमेस्टिक स्टेबिलिटी है। ऑल्दो एक्सटर्नल फ्रंट पे ट्रम्प का टैरिफ, इजराइल ईरान का वॉर, ये सब बाहर के चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर अंदर से देखा जाए इंडिया की डोमेस्टिक इकॉनमी वो काफ़ी स्टेबल है। और इसी की वजह से आज तमाम चैलेंजेस के बावजूद हमारी जो इकॉनमी है वो लगभग 6.8 से लेकर 7.2% पे ग्रो करेगी इन FY27। और इसलिए सर्वे कहता, देखिए फ्रेंड्स ये ऑब्वियसली काफ़ी कम है, लेकिन आज वर्ल्ड में जिस तरीके के प्रॉब्लम है उस कॉन्टेक्स्ट में इतने पे ग्रो करना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और इसलिए सर्वे कहता है कि वी शुड बी कॉशियस, मतलब हमें संभल के रहना पड़ेगा, एक अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा, बट वी शुड नॉट बी पेसिमिस्टिक। वी शुड नॉट बी पेसिमिस्टिक, मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भारत की इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी, ऐसा भी नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये था सर्वे का पहला चैप्टर, जहां पे सर्वे ने एक तरीके से कहा है, इसका मैं अगर आपको एक ब्रॉड समरी दे दूं तो वर्ल्ड में आज केओस है, वर्ल्ड में अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, और इसीलिए आज एक्सटर्नल चैलेंजेस इंडिया की इकॉनमी में आ सकता है। थैंकफुली अभी तक उतना कुछ बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आया है, उसका क्रेडिट है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो इंडिया के अंदर हमने रिफॉर्म किया है, वो चाहे बैंक्स में है, वो चाहे इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना हो, वो चाहे अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना हो, ये सभी चीज़ों की वजह से फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाना हो, इसकी वजह से डोमेस्टिक फुटिंग जो है इंडिया की इकॉनमी की वो स्ट्रांग है। इसलिए आने वाले समय में इंडिया की इकॉनमी मेकर्स को कॉशियस रहना पड़ेगा, लेकिन पेसिमिस्टिक निराशवादी ना होना पड़ेगा। तो ये सर्वे का कहना है। फ्रेंड सर्वे ऑब्वियसली गवर्नमेंट की एक एजेंसी प्रिपेयर करती है, इसलिए सर्वे में सब कुछ अच्छा बताया जाता है, बट ऐसा भी नहीं कि सब कुछ अच्छा है। हम लोग बात करेंगे आने वाले चैप्टर्स में कि कैसे द पिक्चर इज समथिंग डिफरेंट। ये नंबर्स, ये आंकड़े में हमें नहीं जाना चाहिए, इसके पीछे सच्चाई भी बहुत कुछ है। विच मीन्स इंडियाज इकोनॉमी एट प्रेजेंट is not very good, not very bad, but yes, it's stable, it's resilient, but there are a lot of problems which needs to be sorted out in order to really ensure India becomes a विकसित भारत, जो हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स इन सभी चीज़ों के PDF को भी आपको अवेलेबल दिया जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द डिस्कशंस फॉर इकोनॉमिक सर्वे। और हम लोग एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी चैप्टर को इसी तरीके से सिंपल तरीके से समझेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, और उसको वापस से आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन सम अनदर वीडियो। जितने भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हैं, अगर आपको नहीं पता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से फिस्कल डेफिसिट हो गया या लेट्स से एनपीए हो गया, तो इन चीज़ों को आप जाके वापस से समझ सकते हो, विच मीन्स
कि ये जितने भी टर्म्स हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफी रेलेवेंट हो जाते हैं. सो विल अगेन सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, जहां पे फिजिकल डेवलपमेंट जो सरकार की कर्ज है उसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस सर्वे करने का काम करता है. आई होप यू लाइक द वीडियो. सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो. टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.